हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 28 अगस्त ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो इस पूरी क्लास को आपको करना है। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं अनुज विश्वकर्मा, चंदन यादव, सानिया सिद्दीकी नवादा बिहार से, नेहा यादव आजमगढ़ से, नितिन राजपूत और जारा ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और जिनका भी आगे एग्जाम है ट्रिपल सी का, आप सभी भी हमें अपने क्वेश्चन अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 94522 99 94522 9946 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप info.triplec@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप सभी www.triplec.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप आएंगे, यहाँ प्रीवियस पेपर पर क्लिक करना है और आज का आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उबंटू में किसी फाइल को छिपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं। किसी फाइल को अगर हाइड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल एच से हम हाइड कर सकते हैं और इसी से हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, सीपीयू में दो मुख्य घटक कौन से हैं। अभी लाइव क्लास किसी कारणवश प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही थी, इसलिए हमें रिकॉर्ड कर फिर वापस से इसे अपलोड करना पड़ा, तो काफ़ी टाइम लग गया है। आप सबको शेयर कर देना है, जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, आप सबको क्लास को शेयर कर देना है ताकि बाकी बच्चे जिनका भी कल एग्जाम है या फिर आगे होने वाला है उन तक भी ये क्लास पहुँच पाए। ठीक है, देखिए, सीपीयू में दो मुख्य घटक की बात की गई है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगर हम मुख्य घटक की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू दिया है, एएलयू एंड बस दिया है, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर दिया है, रजिस्टर्स एंड मैन मेमोरी दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का जवाब करिएगा, HTML की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML की खोज किसने की थी। आप सबको कोशिश करना है कि सही सही जवाब लिखें कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप किसी वेब पेज को डेवलप करना चाहते हैं तो HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, और इस भाषा का आविष्कार किया है टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली, अगर हम देखें कि इस भाषा का आविष्कार कब किया गया है तो आपको याद रखना है 1993 में। ठीक है, इसका पहला वर्जन आया था, फर्स्ट वर्जन आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, HTTP को सिक्योर करने के लिए कौन सी लेयर चढ़ाई जाती है, कौन सी लेयर होती है। हम अपनी क्लास में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं जब इस प्रकार का कोई सवाल आता है। अधिकांश हमने आपको बताया है कि HTTP और HTTPS आपने गौर किया होगा, और यहाँ पर एक लॉक सा बन जाता है जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या है, एक प्रोटोकॉल है। अब जब यहाँ यस लग जाता है तो ये सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित माना जाता है। तो कौन सी लेयर यहाँ पर चढ़ जाती है, ये सवाल कह रहा है, और यहाँ पर आपका सही जवाब है SSL, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। याद रखना है, सिक्योर सॉकेट लेयर। अच्छा, दूसरा, अगर यहाँ पर मान लिया आपको मिल जाता है TLS, तो आपको इसको कर देना है। अब देख लेना है कौन सा यहाँ पे दिया गया है। TLS का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है, ये थोड़ा एडवांस है SSL से। ओके, तो यहाँ पर जैसा भी ऑप्शन में दिया रहे उसके हिसाब से आपको जवाब करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करो। इक्वल सम, ब्रैकेट में 2 स्टार, उसके बाद प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट में 7 और मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये स्टार मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल, और 5। तो इसका क्या आंसर होगा ये बताना है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भेजो, क्या होगा करेक्ट आंसर। और इस क्लास का पीडीएफ आपको अगर वेबसाइट पर नहीं मिल पाता है तो इसका लिंक हमारे टेलीग्राम पर आ जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर आप 7 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सिंबल है आपका मल्टीप्लाई का, तो यहाँ लगा देते हैं, 2 लिख देते हैं। और यहाँ अगर सम लिखेंगे तब भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पर 70 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करिए। कह रहा है कैल्क में किसी सूत्र में एवरेज और यहाँ पर लिखा है ब्लड शुगर का मान सही है, कौन सा यहाँ पर मतलब सही फार्मूला है, ऐसा कुछ सवाल पूछा गया है। सो यहाँ पर बताएंगे आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, बोलो। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लो, एवरेज का जब भी फार्मूला आप लगाते हैं तो शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, तो ये तो सही हो नहीं सकता है, दोनों गलत हो गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर इक्वल का साइन भी बहुत ज़रूरी है। सो एवरेज और इसके बाद ब्लड शुगर, यहाँ पर कोई वैल्यू होना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, जैसे अभी यहाँ ब्लड शुगर की वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए ना। तो जैसे मान लिया अगर हमने लिखा है यहाँ पे इक्वल और यहाँ लिखा है एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 3, 5, 6, 2, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा। और औसत कैसे निकालते हैं, तो इन सभी संख्याओं का योग कर देते हैं और डिवाइड करते हैं जितनी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो हम इनका योग करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा औसत होगा, वही हमारा एवरेज होगा। ठीक है, आगे देखो, एनईएफटी और आरटीजीएस 24 आवर कार्य करते हैं, 24 × 7 काम करते हैं। ठीक है, क्या ये सही है, बोलिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। 24 × 7 ये वर्क करते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस। आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के बीच धन हस्तांतरण पर कितना शुल्क लगता है, कितना चार्ज लगता है। आरटीजीएस में यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आप धन ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो कितना शुल्क देना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 25। कई बार हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लास पढ़े हैं, कंटिन्यू आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा। अगला सवाल का जवाब करना है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका SSC का एग्ज़ाम सितंबर में है, और बहुत सारे बच्चे न्यू बैच के लिए कह रहे थे सर आप कब से नया बैच शुरू करेंगे। तो बहुत जल्द आप सबके लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कहाँ पर होने वाला है, यूट्यूब पर ही होने वाला है। SSC वाईफाई स्टडी यूट्यूब पर आपको मिलेगा, जल्दी ही इसका डेट एंड टाइम हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो तैयार रहना है सभी को सितंबर बैच को ज्वाइन करने के लिए। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन पहला हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल का जवाब करेंगे आप सभी बच्चे, पंच कार्ड के फाउंडर कौन हैं, बताइएगा। पंच कार्ड के फाउंडर कौन हैं, पंच कार्ड के कौन हैं फाउंडर। ऑप्शन पहला करेक्ट है आपका, हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड के फाउंडर हैं, हरमन हॉलरिथ। अगला सवाल का जवाब करो, कैल्क में सेल एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने किसी सेल में कुछ टाइप करके रखा है, अगर आप उसी सेल में फिर से कुछ टाइप करते हैं तो क्या होगा, पहले वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है, यानी ओवरराइट हो जाता है। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको एडिट करना, उसमें कुछ लेटर्स को, कुछ नंबर्स को एडिट करना चाहते हैं। तो हम उस सेल को एक्टिव करेंगे और F2 प्रेस कर देंगे। एक्टिव का मतलब उस सेल पर हम पहले एक बार सेलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और F2 प्रेस कर देंगे, तो हमारा सेल जो है एडिट मोड में आ जाएगा और हम अब उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, माउस में कितने बटन होते हैं, जवाब करो, माउस में कितने बटन होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में एक आपका स्क्रॉल व्हील होता है। तो और उसमें भी एक बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको जवाब में ऑप्शन बी ही देना है, 3 बटन होते हैं, ये आपको आंसर लिखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल का जवाब है आपका एनईएफटी की लिमिट क्या होती है। बोलो एनईएफटी की लिमिट क्या है। अब देखिए जब भी लिमिट की बात आती है तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप ये समझ लो एनईएफटी और आरटीजीएस की जो लिमिट है आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एनईएफटी की कोई लिमिट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नो लिमिट। तो यहाँ पर तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एनईएफटी की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस की न्यूनतम लिमिट क्या है, 2 लाख रुपए है। कम से कम 2 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र, मतलब 2 लाख से कम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, कम से कम 2 लाख करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम में इसका कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। बट अलग अलग बैंकों ने लिमिट सेट कर रखी है। जैसे अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई में एनईएफटी में मैक्सिमम 10 लाख रुपए की लिमिट है, 10 लाख। ठीक है, तो अलग अलग लिमिट बैंकों ने सेट कर रखी है, बट आरबीआई के अनुसार कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। एनईएफटी की और आरटीजीएस की गई है, जो कि मिनिमम लिमिट 2 लाख होनी चाहिए। बैंक में आधार से पैसे हम जमा कर सकते हैं, बाई आधार आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला ट्रू। बिल्कुल हम पैसे जमा कर सकते हैं, आधार के थ्रू पैसे हम बैंक में जमा कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। व्हाट इज ए डिजिटल सिग्नेचर, स्कैन्ड, इनक्रिप्टेड, बारकोड या नन ऑफ दीज। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, जल्दी से जवाब भेजो, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। और जो बच्चे अभी भी क्लास में जुड़े हैं, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे एग्ज़ाम है इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनक्रिप्टेड होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। डिजिटल सिग्नेचर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर का, सिग्नेचर का। इसका इस्तेमाल किसी दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए होता है। ये सर्टिफिकेट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी सीसीए द्वारा स्वीकृत किया जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट यूएसपी टोकन के रूप में आता है और आमतौर पर 1 या 2 साल के लिए ये वैलिड होता है, वैध होता है। वैधता समाप्त होने पर इसे क्या करना होता है, रिन्यू कराना पड़ता है, रिन्यूअल इसका होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी की विधि पर आधारित है। किस पर, क्रिप्टोग्राफी। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, इनक्रिप्टेड, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो CCC का सर्टिफिकेट होता है, इस पर भी डिजिटल सिग्नेचर होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर मिलते हैं। जैसे आप अपना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है और इनकम सर्टिफिकेट है, ये आप बनवाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी डिजिटल सिग्नेचर होकर के आते हैं, तहसीलदार या फिर जो आपके SDM वगैरह होते हैं उनके, है ना। तो ये आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल का जवाब आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। पूछा है, निम्न में कौन सा सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया है। देखिए सबसे पॉपुलर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा फेसबुक, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा मेल से संबंधित है, कौन सा मेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, गूगल, गूगल प्लस, आउटलुक और नन ऑफ दीज। अब आप लोग बताएंगे मेल से संबंधित कौन सा है, बोलो भाई मेल से संबंधित कौन सा है। सवाल बहुत सारे लेट आए हैं हमारे पास, अभी और सवाल आ गए हैं। इनको जब हम क्लास तैयार कर रहे थे उसके बाद में क्लास में बहुत सारे सवाल उसके बाद में आ गए हैं, तो उनको हम सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में सुबह जब क्लास आपकी होगी 7:30 AM पर, उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटलुक आपका हो जाएगा। आउटलुक क्या है, मेल से संबंधित है। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है, क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। किसका है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट का है, याद रखना है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल प्लस सोशल साइट में आता है। मोबाइल से बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं, अगर हम मोबाइल से बैंकिंग करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ ई बैंकिंग, एम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा एम बैंकिंग। अब बहुत सारे बच्चे मोबाइल बैंकिंग पर जाएंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एम बैंकिंग पर टिक करना है। एम बैंकिंग ही आपका राइट आंसर है। एम बैंकिंग का मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग, और मोबाइल से बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, एम बैंकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
जैसे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी होती है और उनको क्या कहते हैं ये समझना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको अगर दें, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं। तो पहला पेज जो होता है किसी वेबसाइट का उसको होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया है फर्स्ट पेज, तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ से? क्या समझते हैं? क्या ये गलत है? एक अगर हिसाब से आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज कहना भी कहाँ पे गलत है ना भाई? समझ में आ रहा हमारे साफ साफ कि जो वेबसाइट का पहला पेज होता है वो फर्स्ट पेज होता है। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेबसाइट का पहला पेज मेन पेज होता है। अगर हम ये बोलें तब भी तो गलत नहीं लग रहा है ना? आपको लगेगा अरे ये भी सही हो सकता है भाई, वो तो मुख्य पेज होता है ना, सब पेजों का मुखिया वही है, मुख्य पेज होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, किसी किसी के लिए क्या कुछ नामकरण हो जाते हैं। जैसे एक सही, एक शुद्ध, एक सही अगर हम नाम रखें इसका तो इसको होम पेज कहते हैं, ठीक है। या आप ऐसा कहें कि हम वेबसाइट या कंप्यूटर की भाषा में अगर हम देखें तो एक होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से थोड़ा यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी है। मोबाइल बैंकिंग होता है, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसको अगर सही से बोलेंगे तो एम बैंकिंग ही बोलेंगे। एम बैंकिंग होता है, मोबाइल बैंकिंग एम बैंकिंग होता है। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझे होंगे इसके बारे में कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। यूएसएसडी सर्विस से बैंक क्या नहीं प्रोवाइड करता है? यूएसएसडी सर्विस से बैंक क्या नहीं प्रोवाइड करता है? बोलो भाई क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसका फुल फॉर्म होता है। और कैश विड्रॉ नहीं करता है ना, ये आपको प्रोवाइड नहीं करता। यूएसएसडी कैश विड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पोकेमॉन गो निम्न में से किस प्रकार का गेम है? पोकेमॉन गो किस प्रकार का गेम है ये आपको बताना है। किस प्रकार का गेम है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी होता है इसका। अगर शॉर्ट नेम देखेंगे तो AR हो जाएगा। देखिए एक AR होता है और एक VR होता है, ये वर्चुअल रियलिटी होता है और ये ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझते हैं, दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम देखें जो हमारा वर्चुअल रियलिटी होता है ये 100% कैसा होता है? वर्चुअल होता है। ध्यान रखना इस बात को, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो क्या होगा? 100% आपका वर्चुअल होगा, ठीक है, यानी 100% आभासी होगा, वो रियल में नहीं होगा, वो वर्चुअल आपको दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर हम AR की बात करते हैं, हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, तो इसमें वर्चुअल रियलिटी होती है 25%, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी कितनी होती है? 25% होती है। 75% क्या होता है? 75% आपकी रियलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है? रियलिटी होती है 75%। जैसे अगर हम इस गेम की बात करते हैं जो आपके सामने लिखा है पोकेमॉन गो, ये काफ़ी फेमस गेम हो गया है पोकेमॉन गो। और इस गेम में एक्चुअल में होता क्या है? इस गेम के अंदर जब आप गेम ओपन करते हैं तो एक तो ये आपका जहाँ पर आप होते हैं, जिस एरिया में होते हैं, उस एरिया का पूरा गूगल मैप ओपन हो जाता है और हमें क्या करना होता है? पोकेमॉन को खोजना होता है, ढूंढना होता है। तो वहाँ पर जब आप अपना कैमरा ओपन करते हैं, उस गेम के अंदर एक कैमरा ऑन करने का ऑप्शन होता है। जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो आपके कैमरा में क्या दिखाई देता है? आपके कैमरा में पोकेमॉन दिखाई देता है और आपको रियल, जैसे आप मान लिया अपने घर के बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, तो जो आपके घर के बाहर का एरिया है वो सब तो रियल है, आपको अपनी सड़कें दिखाई दे रही हैं, अपना घर दिखाई दे रहा है, वो सब तो रियल है ना। तो अब वहीं पर क्या हुआ, जब आप अपने कैमरा में देखते हैं और कैमरा में आपका घर दिखाई दे रहा है, आपका रोड दिखाई दे रहा है, ये सब दिख रहा है, और वहीं पर खड़ा हुआ आपको क्या दिखता है? पोकेमॉन दिखता है। बस वही उसी को पकड़ना है। तो देखिए सिंपल सी बात ये समझो, जहाँ पर रियलिटी भी हो और जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी भी हो, वो पोकेमॉन कोई ऐसा तो है नहीं, वो आपको ही दिखेगा। आप कैमरा से देख रहे हैं तभी आपको दिखेगा, अब कोई और इंसान देखेगा तो उसको थोड़ी दिखेगा, आपको दिखेगा। तो जहाँ पर रियलिटी भी हो और वर्चुअल रियलिटी भी हो उसको ही हम कहते हैं AR। ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी, VR से भी ध्यान रखना है। कभी ऐसा पूछें कि VR और AR में कौन एडवांस है, तो भाई AR आपका थोड़ा और एडवांस है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे
अगर आप देखो, आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो टीवी स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, आपको क्रिकेट मैच दिखाई देता है जो कि रियल में हो रहा होता है, प्लेयर्स खेल रहे होते हैं रियल में। उसी टीवी स्क्रीन पर आपको जो मैदान बना होता है उस मैदान में क्या दिखाई देता है, स्कोर दिखाई देता है, स्कोर बोर्ड। जैसे पूरा पिच बना हुआ है, पूरा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में प्लेयर्स खेल रहे हैं, एकदम रियलिटी है, ये तो खेल रहे हैं वहाँ पर, बट वहीं पर क्या दिखाई देता है आपको, जो स्कोर बोर्ड है वो भी दिखाई देता है। ठीक है, उसी मैदान पर एक स्कोर बोर्ड लगा दिया जाता है, वो दिखता है आपको। तो क्या उस अगर स्कोर बोर्ड के पास आप जाएंगे तो वो रियल में दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो तो आपको टीवी में ही दिख रहा है। टीवी में ही हमें रियल वाला मैदान दिख रहा है और वहाँ पर जो हमारा स्कोर बोर्ड है वो भी दिख रहा है। तो स्कोर बोर्ड कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, और जो आपका ग्राउंड वगैरह दिख रहा है वो कैसा हो गया, रियल दिख रहा है। बट आप ये कहो कि बिना कैमरा के देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, तब तो रियलिटी ही दिखेगी। ठीक है, तो कैमरा से जब हम देखते हैं तभी वहाँ पर हमें ये जो हमारा रियल जगह होता है उस जगह पर हमें दिखाई देता है पोकेमॉन। ठीक है, तो ये गेम में होता है और इसको हम कहते हैं AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। आई होप आप समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, कभी अलग से सेशन करेंगे स्पेशल इसी के बारे में, तब आपको समझा देंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाने हैं। आगे देखो, वेबसाइट का पहला पेज किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज यानी आज आपका 28 अगस्त को पूछे गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं और इसका PDF जिन बच्चों को चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने आपको बताया ही था, अभी होम पेज होता है, तो ना ही फर्स्ट पेज करेंगे ना ही लास्ट पेज करेंगे, लास्ट तो वैसे भी नहीं करेंगे आप, होम पेज आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखो, USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है। लिब्रो ऑफिस में सेल को छुपाया नहीं जा सकता है। लिब्रो ऑफिस में अब जब सेल की बात होगी तो कैल्क अपने आप समझ आया करो कि भाई कैल्क यहाँ पर होगा। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में हम सेल को हाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत बात है, हम सेल को हाइड कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीमेल में अधिकतम फाइल अपलोड साइज क्या होता है? जीमेल में अधिकतम फाइल अपलोड साइज क्या होता है? अगर हम जीमेल में फाइल को अपलोड करें तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 25 MB आप बोलोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 MB तक की फाइल को हम जीमेल में अपलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है, OTP कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, OTP कब शुरू हुआ, इसका आंसर आपको करना है। तो OTP की शुरुआत कब हुई? 1982, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी। 1982 से OTP की यानी वन टाइम पासवर्ड की शुरुआत हुई। और अगर आपसे पूछे किसने की इसकी शुरुआत, तो याद रखना है आंसर हो जाएगा फ्रैंक मिलर। ठीक है, OTP की शुरुआत की किसने? 1882 में फ्रैंक मिलर। आगे देखो, IoT कितने प्रकार के होते हैं? IoT का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी किसी डिवाइस की बात हो रही है, कितने प्रकार के होते हैं? 26 का जवाब भेजो, कितने प्रकार के होते हैं IoT? तो IoT आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका CIoT होता है और एक IIoT होता है। IIoT ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए होता है और ये इंडिविजुअल सेक्टर के लिए होता है या इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होता है CIoT। ठीक है, तो याद रखना है दो प्रकार का होता है। अगला सवाल है, याहू मेल कितने साइज का अटैचमेंट होता है? याहू मेल में कितने साइज का अटैचमेंट होता है? सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, कितने साइज का अटैचमेंट होता है? तो आप बोलोगे सर 25 MB यहाँ पर भी होगा, ऑप्शन बी होगा 25 MB। हाँ, आउटलुक में याद रखना है 20 MB होता है, अगर आउटलुक पूछते हैं तो 20 MB। ब्लॉकचेन के फाउंडर निम्न में से कौन हैं? ब्लॉकचेन के फाउंडर आपको बताने हैं कौन हैं, बताइए। ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सतोशी नाकामोटो। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, सतोशी नाकामोटो। अगला सवाल है, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलिएगा, PNG का पूरा नाम आप सभी बताएंगे, कौन सा करेक्ट आंसर है? PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। इम्प्रेस में अधिकतम जूम हम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम जूम की बात की गई है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो अधिकतम जूम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3000% और मिनिमम जूम की अगर बात करें तो होगा 5%।
याद रखना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ये सवाल है, मैक्सिमम 3000% हम जूम कर सकते हैं। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हाइपरलिंक हम कंट्रोल के से डाल सकते हैं, कंट्रोल के आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। UMTS का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल का जवाब करो, NEFT कब शुरू हुआ? NEFT कब शुरू हुआ? NEFT की शुरुआत कब से हुई? तो NEFT की शुरुआत हुई 2005 में और RTGS की शुरुआत हुई 2004 में। दोनों का याद रखना है। NEFT कब हुआ? NEFT और RTGS दोनों का याद रखना है। 2004 में RTGS और 2005 में NEFT। अगला सवाल है, MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID में कितने डिजिट होते हैं? बोलो। MMID होता क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें अगर हम देखें कितने डिजिट होते हैं तो 7 डिजिट होते हैं। कैल्क में सेल को इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है? ये सुबह ही पढ़ाया था हमने और आज क्वेश्चन पूछा गया है। मॉर्निंग में क्लास में ये पढ़ाया था हमने। कैल्क में सेल को इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है? शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, शिफ्ट सेल अप होता है, शिफ्ट सेल अप होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जा करके। तो जब आप सेल को इंसर्ट करते हैं, अच्छा सेल को इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल के साथ में आपको क्या दबाना है? प्लस की दबा देना है। ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और देखो यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन दिया है, शिफ्ट सेल राइट दिया है, इंटायर रो दिया है और इंटायर कॉलम दिया है। अब बताओ यहाँ पर कहीं पर दिया है शिफ्ट सेल अप? नहीं दिया है। तो फिर यही कह रहा है ना कि कौन सा नहीं होता है? तो यही नहीं होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे बढ़ो। डिजी लॉकर का उपयोग आधार नंबर के बिना कर सकते हैं? क्या आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल आधार नंबर के बिना कर सकते हैं? इसका जवाब है फॉल्स, आधार नंबर के बिना नहीं कर सकते हैं। देखिए डिजी लॉकर में क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम फेच करते हैं, ऑनलाइन ही डाउनलोड करते हैं और ये बिना आधार के पॉसिबल होता नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम लो लेवल मशीन लैंग्वेज में भेजना चाहें तो फिर कैसे उसको हम ट्रांसलेट कराते हैं? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या दोनों? या दोनों का मतलब B एंड C। तो अगर हाई लेवल की बात करें तो यहाँ पर फिर डी हो जाएगा। बोथ V एंड C, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल को मशीन कोड में चेंज करते हैं। और असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। DPI का मतलब क्या है? देखिए DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच यानी एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स होते हैं उतना ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छा होता है पिक्चर का। तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना है, शेयर करना है और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और कल सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास होगी तो सभी बच्चे सुबह 7:30 पर क्लास को ज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।